के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आपका स्वागत है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगले 1 घंटे में आप देख पाएंगे हर वो खबर जिससे वाकिफ होना जरूरी है। खबरें होंगी आपके सरोकार की, आपको आगे रखने की, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की ही तरह कुछ खबरों की झलकियां। देश के नाम पीएम मोदी का खत, क्या लिखा गया है पीएम ने, बताएंगे आपको इस खत में। साथ ही साथ बताएंगे हवाई जहाज से झारखंड के मजदूरों की उड़ान भी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तूफान की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब से ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। आज पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह है। इस मौके पर बीजेपी कई वर्चुअल रैली करेगी, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने देश के नाम एक लंबी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई हैं, कोरोना के खिलाफ जंग पर भी रोशनी डाली है। पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ जंग में देशवासियों की एकजुटता को सलाम करते हुए नजर आए। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी। कोरोना के खिलाफ जंग में देश की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 खत्म होने के ठीक 1 दिन पहले और अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश की एकजुटता और दृढ़ता को सलाम किया है। देश की जनता के नाम लिखे पत्र में पीएम मोदी ने कहा है, कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेना की तरफ अस्पतालों पर पुष्प वर्षा का भी जिक्र किया है। उन्होंने जनता कर्फ्यू और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान आम लोगों द्वारा नियमों का निष्ठा से पालन का जिक्र करते हुए कहा कि हर अवसर पर लोगों ने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। पीएम मोदी ने देश के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है। हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। पत्र में प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी पर भी बात की, लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा। प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। ये एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। अपनी चिट्ठी में पीएम मोदी ने मजदूरों के दर्द को भी रखा है। उन्होंने लिखा, निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है।
इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं। कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। जनता के नाम लिखी चिट्ठी में इस मोर्चे पर भी पीएम का दर्द छलका। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जैसे कोरोना से लड़े हैं वैसे ही आर्थिक मोर्चे पर भी मिसाल कायम करेंगे। समय की मांग है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसके लिए एक मार्ग है आत्मनिर्भर। अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। कोरोना के खिलाफ जंग में कई मायने में भारत आगे चल रहा है। जहां बड़े देशों में कोरोना केस और इससे मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहीं भारत की आबादी के आकार को देखते हुए ये काफी हद तक नियंत्रित है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने कहा क्या है। तो आपको बता दें कि 11 पन्नों की चिट्ठी नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखी गई है। तमाम बातें देश के लिए उसमें कही गई हैं और उन्होंने क्या कहा है ये भी सुन लेते हैं। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं
हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस एक साल में लिए गए सारे फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत एक वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर कोने से, हर समाज, हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रिय स्नेहीजन, बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो, या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में पीने का शुद्ध पानी पाइप से मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हमारे 50 करोड़ से अधिक के पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी,
और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लगभग 7 करोड़ बहनों को भी अब ज्यादा वित्तीय सहायता दी जा रही है। हाल में ही स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना गारंटी के ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 लाख कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का अभियान शुरू किया गया है। सामान्य जन के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी बीते वर्ष में तेज गति से कार्य हुआ है। हमारी संसद ने अपने कामकाज से दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी का परिणाम है कि चाहे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन पाए हैं। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि 1 साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा न हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी,
ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में न बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। अभी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने स्थितियों का मुकाबला किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वह भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। प्रिय स्नेहीजन, इन परिस्थितियों में आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी, लेकिन दूसरी ओर ये विश्वास भी है कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा, और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रिय स्नेहीजन, बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा है, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है, और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे,
हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहां कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहिता, यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है। कोरोना से जंग तो जीतेंगे ही, अर्थव्यवस्था भी उभरेगी, ये भी इस चिट्ठी में कहा गया है। ऑडियो संदेश भी जारी किया गया है। सभी देशवासियों ने भारत को देखने का जो नजरिया है वो बदला है। ये तमाम बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। नरेंद्र मोदी का देशवासियों के नाम यह खत है। कोरोना वायरस से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई है। दूसरे कार्यकाल में 1 साल पूरा होने के बाद पीएम ने यह खत लिखा है देशवासियों के नाम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस संकट से पार पाया जाए। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पटरी पर लाया जाएगा, इस बात का भी जिक्र इस ऑडियो संदेश में भी किया गया है और उस चिट्ठी में भी किया गया है। तमाम बातें नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी में लिखी हैं। 11 पन्नों की ये चिट्ठी है और आपको बता दें कि आज कोशिश ये होगी तमाम मंत्रियों की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से कि वर्चुअल माध्यम के माध्यम से ही सही इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाया जाए, जनता तक पहुंचाया जाए। अब हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट देखिए। बधाई दी गई है। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा है कि ऐतिहासिक उपलब्धियों से परिपूर्ण मोदी 2.0 के 1 वर्ष के सफल कार्यकाल पर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके दूरदर्शी व निर्णायक नेतृत्व में भारत ऐसे ही निरंतर प्रगतिशील रहेगा। मोदी जी ने इन 6 वर्षों के कार्यकाल में न सिर्फ कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है, बल्कि 6 दशक की खाई को पाटकर विकास पथ पर अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। कोरोना के खिलाफ जंग में देशवासियों की एकजुटता को लेकर पीएम मोदी लगातार उसे सराह रहे हैं। तो सुपर पावर अमेरिका कोरोना वायरस रोकने में नाकामी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। कोरोना से अपने 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को खो चुके अमेरिका ने WHO से अपना नाता तोड़ लिया है। जिसका अंदेशा था वही हुआ। अमेरिका में मची कोरोना की तबाही का गुस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन पर फूट पड़ा है। WHO की फंडिंग रोकने के बाद अब अमेरिका ने WHO से अपने संबंध भी तोड़ लिए हैं। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization. अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा है कि वो WHO को दी जाने वाली मदद को किसी और संस्था में लगाएंगे। WHO के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन को आड़े हाथ लिया। आरोप लगाया कि चीन ने वायरस के बारे में छिपाया और इसे दुनिया में फैलने दिया। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide. Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization. चीन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने के लिए अमेरिका ने चीन पर कूटनीतिक वार भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग को मिलने वाले विशेष दर्जे को खत्म करने का भी ऐलान कर डाला। I am directing my administration to begin the process
of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment. दरअसल हांगकांग में चीन की मनमानी पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति उखड़े हुए हैं। हांगकांग पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए चीन जो नया कानून लाया है, अमेरिका उसके विरोध में है। हांगकांग में भी इसको लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। The Chinese government's move against Hong Kong is the latest in a series of measures that are diminishing the city's long-standing and very proud status. This is a tragedy for the people of Hong Kong, the people of China, and indeed the people of the world. We will be revising the State Department's travel advisory for Hong Kong to reflect the increased danger of surveillance and punishment by the Chinese state security apparatus. डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जासूसी और चोरी का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के संदिग्ध नागरिकों की एंट्री पर भी रोक की बात कही। For years, the government of China has conducted illicit espionage to steal our industrial secrets, of which there are many. Today, I will issue a proclamation to better secure our nation's vital university research and to suspend the entry of certain foreign nationals from China who we have identified as potential security risks. डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि चीन को दुनिया को जवाब देना होगा। ट्रंप ने पूछा कि ये कैसे संभव है कि वायरस बीजिंग तक नहीं फैला पर पूरी दुनिया में फैल गया। साफ है कि कोरोना को लेकर अमेरिका चीन को किसी भी तरह छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना यह है कि दो महाशक्तियों का शीत युद्ध कहां तक जाता है। और अब बात करेंगे टिड्डियों की। कोरोना की महामारी संकट से जूझ रहे लोगों के लिए अब टिड्डे नई मुसीबत बनकर आए हैं। भारत के कई राज्यों में लाखों करोड़ों की तादाद में आए टिड्डों ने सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि सरकार को भी परेशान करके रख दिया है। पाकिस्तान की ओर से आए इन टिड्डों को भगाने के जितने भी जतन किए जा रहे हैं, नाकाफी हो रहे हैं। खाली ढोल बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश, कहीं ड्रोन से हमला, कहीं दवाइयों का इस्तेमाल। टिड्डियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम जारी। पाकिस्तान की ओर से आई टिड्डियों की यह आफत धीरे धीरे हिंदुस्तान में पैर पसारती जा रही है। आसमान में उड़ते इन कीड़ों ने कई राज्यों की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तेजी से टिड्डियों का कहर बढ़ता जा रहा है। देखिए झांसी किस तरह टिड्डी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। टिड्डों को भगाने के लिए कहीं डीजे बजाया गया तो कहीं बर्तनों से आवाज करके इन्हें भगाने की कोशिश की गई। झांसी में 23 मई को टिड्डी दल आया था। राजस्थान के रास्ते 24 मई को दूसरा दल आया, फिर 26 मई को तीसरा आया था, जिसने जिले की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। टिड्डों के इस अटैक से बचने के लिए किसान अपने खेतों की भरी दोपहरी में भी रखवाली करने को मजबूर हैं। देश के 20 शहरों में फिलहाल टिड्डी दल का आतंक है, मगर उससे बड़ा खतरा यह है कि जुलाई तक पाकिस्तान के रास्ते भारत में टिड्डियों का अटैक जारी रह सकता है। जयपुर में टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने टिड्डियों को मारने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं, मगर हेलीकॉप्टर के ऊपर जो मशीन लगती है वो ब्रिटेन से आनी है और कोरोना की वजह से वहां काम चल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आसमान से इन पर स्प्रे नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे समूह में टिड्डियों का लगातार जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते से आने का सिलसिला जारी है। उधर मध्य प्रदेश सरकार भी टिड्डियों को भगाने के लिए पूरी जोर शोर से लगी हुई है, जहां कई जिलों में टिड्डी दल ने आतंक मचा रखा है। ऐसे में कई राज्यों पर अब यह खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए अलर्ट जारी है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 1,73,000 के पार पहुंच गए हैं।
24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 7,964 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना से 265 लोगों की जान गई है। वहीं देश में कोरोना से कुल मौत 4,971 तक हो चुकी हैं और 82,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।